हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग, नमस्कार भाइयों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या करवाया था बेटा? लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया था क्या क्या? मैंने आप लोगों को 2 नेम रिएक्शन करवाई थी, सॉरी 3 नेम रिएक्शन करवाई थी। शॉर्टन बोमन रिएक्शन करवाई थी, ठीक है, और भाई रिमर टीमर रिएक्शन करवाई थी, और एक थी कोल्बे रिएक्शन करवाई थी, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। और आप लोगों को मैंने डीपीपी नंबर 7 दी थी बेटा। डीपीपी नंबर 7 में ना, डीपीपी नंबर 7 में 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन। और मुझे याद है कि उसमें रिमर टीमर से रिलेटेड, कोल्बे से रिलेटेड काफी होंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए, क्या सारे के सारे क्वेश्चन हो गए थे डीपीपी नंबर 7 के? अगर डीपीपी 7 में कोई दिक्कत आई हो तो आपको जो सॉल्यूशन है उसका वो आज मिल जाएगा, ठीक है। मैंने उसका सॉल्यूशन जो है रिकॉर्ड कर दिया है, तो वहां से कोई दिक्कत हो गई नहीं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर का मतलब इस वाले पार्ट में या इस चैप्टर में अब ज्यादा लेक्चर लगेंगे नहीं, मुश्किल से 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म है, ठीक है। अब जरा देखो भाई, सबसे पहले एक रिएक्शन का नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं भाई हम इसको? फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये कैसे होती है रिएक्शन, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होगा थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है। बाकी मैंने देखा था कि जो मेरी मैक्सिमम रिएक्शन हो चुकी है तुम्हारे चैप्टर की वो मैंने करवा दी है, कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ज्यादा कुछ बचा है नहीं इस चैप्टर के अंदर, बस फिर फिनोल के बाद आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट बेटा, हाँ ठीक है। अब जरा देखना यहां पर फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या है। सबसे पहले आपको यह लगेगा कि भाई यहां पर फिनोल है, ठीक है, फिनोल है और ये OH है, और यहां पर ऐसा लगेगा कि भाई यहां पर हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड होगा CH3 COO, ठीक है, CH3 COO C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो आप लोगों को अगर मैं यहां पर रिएजेंट लिख देता हूं भाई इस तरीके से, ध्यान रखना है। अगर मैं आप लोगों से एक रिएजेंट लिख दूं इस तरीके से कि यहां पर AlCl3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आधे बच्चे सोचेंगे वो भी कौन सा AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो आधे बच्चे सोचेंगे कि ये तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें एसिटिल ग्रुप है और एनहाइड्रस AlCl3 है। तो सर आपने हमें एक बात बताई थी, सुन लो मेरी बात, आपने एक बात बताई थी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है फिनोल देता ही नहीं है, ना तो एसाइलेशन ना एल्काइलेशन, ठीक है। ये बात मैंने बोली थी बेटा। 2 मिनट शांत हो जाओ, मैं कमेंट बंद कर रहा हूं, आपस में बिल्कुल भी बकवास नहीं करनी, बिल्कुल सीरियस हो जाओ बेटा, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई, देखो मैं आपको बता रहा हूं, प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बनता है, पर रिएक्शन के होने का ढंग अलग है, रिएक्शन के होने का ढंग अलग है। तो हो सकता है कभी ऐसा दे रखा हो और आपसे पूछे कि भाई क्या बनेगा, तो हमें यह बात पता है कि यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल होता था, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 CO ग्रुप, जिसमें नो रीअरेंजमेंट होती थी, ठीक है। और आपको पता होगा फिनोल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, फिनोल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी OH जो है प्लस M इफेक्ट लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे अप्लाई होगी। जब ऑर्थो पे और पैरा पे रिएक्शन अप्लाई होगी ना बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा भाई क्या, फिनोल एज इट इज, इसके ऑर्थो पोजीशन पे आप लगा दोगे C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, या फिर आपके पास पैरा पोजीशन पे चला जाएगा क्या भाई, फिनोल OH या C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा भाई ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। रिएक्शन होगी, बट इस रिएक्शन को ऐसे मैंने याद करवा दिया कि भाई ये प्रोडक्ट बनेंगे रीअरेंजमेंट में, पर रियलिटी में कैसे रिएक्शन होती है मैं आपको बता देता हूं। रियलिटी में कैसे रिएक्शन होगी ये मैं बता देता हूं, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट तो यही बनेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
फिनोल के अंदर थोड़ा सा बेस डालेंगे NaOH, ठीक है, NaOH बेस डाल दिया। आपको पता है अगर हमारे पास OH माइनस डालेंगे और हमें पता है कि भाई फिनोल के पास क्या है, फिनोल के पास क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन से हटा देगा। तो भाई यहां से वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम बाहर निकाल दें, ठीक है, तो यहां पर O माइनस ऐसे करके बनेगा। फिर ये हमारे पास ग्रुप आएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ले आना, ऑर्थो से अटैक करवा देना, वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है तो आपको पता होगा कि ये यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और ये ग्रुप निकल के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये कुछ। पहली जो रिएक्शन होगी ना, पहली रिएक्शन वो हमें ऐसी होगी जैसे शॉर्टन बोमन रिएक्शन होती है बेटा, O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, ये रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट। पहले स्टेप में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। और मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, दिस रिएक्शन इज लाइक शॉर्टन बोमन, ठीक है। और फिर क्या होगा हमारे पास, यहां पर हम लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। तो यही ग्रुप जो CH3CO वाला ग्रुप है या तो ऑर्थो पे या पैरा पे चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये रिएजेंट लेना है, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो चाहे तो वहां पर डायरेक्ट लिखा हो एनहाइड्रस AlCl3, या फिर वो ये कह दे, पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, नोट करने के बाद नोटेड, नोट करने के बाद नोटेड। यहां से रीअरेंजमेंट होती है, ये ग्रुप यहां पर रीअरेंज होके चला जाता है, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट क्या है बेटा, नीट में मैकेनिज्म का कुछ पंगा नहीं है, ठीक है। नीट में मैकेनिज्म का पंगा नहीं है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखाऊंगा आपको कैसे करने हैं, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, वापस से आपको क्या बात ध्यान रखनी है, मेरी बात समझना। यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, बस मैंने लिखवा दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सच में। आगे लिखो भाई, देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फिनोल यहां पर CH3CO O C डबल बॉन्ड O CH3 एनहाइड्रस AlCl3। अगर आप इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मान लो, अगर आप इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मान लो, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे बताओ। या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा भाई कि फिनोल है OH, यहां पर रिएक्टेंट यही होंगे CH3CO O C डबल बॉन्ड O CH3। बस ऐसा हो सकता है कि पहले स्टेप में वो थोड़ा सा NaOH ले ले और दूसरे स्टेप में वो फिर से एनहाइड्रस AlCl3 ले ले, ठीक है। तो आपको फील आना चाहिए कि भाई NaOH जिसका H निकाल के अटैक करवाएगा, मतलब रिएक्शन तो वही होगी। तो प्रोडक्ट हमारे पास दोनों बार सेम ही बनना है। वो क्या बनेगा भाई, फिनोल ग्रुप सेम,
फिनोल ग्रुप सेम, और यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री एक पैरा पोजिशन पे लगा देना और भाई ऑर्थो पोजिशन पे लगा देना। बस इसको ये बात ध्यान रख लेना कि रिएक्शन वही होगी जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती थी, बट इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ना कहकर क्या कहेंगे, इस रिएक्शन, बैक स्लाइड कर रहा हूं बेटा, लो बैक स्लाइड कर दी, बैक स्लाइड कर दी, बैक स्लाइड कर दी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए भाई आगे, अब यहां पर सेम, यहां पर भी वही रिएक्शन होंगी, बिल्कुल सेम। सेम यहां पर भी वही प्रोडक्ट बनेंगे। इनका नाम होता है भाई पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये कीटोन है ना एक तरह का, तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड से आया ये, तो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इसका नाम हो जाएगा बेटा, और इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। नोट करिए फटाफट इसको, नोट करिए बेटा इसको फटाफट, एसिटोफिनोन, बिल्कुल सही बात। NaOH सिर्फ इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा और कुछ नहीं है भाई। NaOH क्या करेगा, फिनोल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगा। H हटा के ऑक्सीजन के पास जब सीधा लोन पेयर आ जाएगा, फिर तो वो और ज्यादा भयंकर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा ना, बस और कुछ नहीं है भाई। अगर नोट हो गया हो तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? नमस्ते बेटा नमस्ते, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। कर दिया होगा बेटा, अब मैं क्या कर सकता हूं। फ्राइज रिएक्शन बेटा, फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं इसको। नो डाउट सर ने 4 लेक्चर में खत्म कर दिया होगा, पर भाई मेरा काम है सिखाना, जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, क्लियर है बात। इसलिए प्लीज ऐसे लोग यहां पर ना आए। तुम्हारी सिंपल सी बात है, नीट का सिलेबस तक तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, मतलब सिलेबस तुम्हारा हो जाएगा बिल्कुल टाइम पर। जो तुम्हें टाइम बताया गया है उससे 2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, 2 दिन या 1 हफ्ता, और 1 हफ्ते में ना तुम कोई ऐसे कोई झंडे नहीं गाड़ने वाले, ठीक है। बस मेन मोटो क्या है, सीखना कि जब हम नीट के पेपर देने के लिए बैठे ना, तो ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, मेन ये है बस, और कुछ नहीं है। अब उसमें स्लो भी होता है, कभी कभी फास्ट भी चलता है, ठीक है, तो मैं भगाना नहीं चाहता भाई। अब जरा देखो बेटा आगे, हाँ एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं होगी नो डाउट, मैंने दे दी, बस कभी टेस्ट में आ जाए। हल्के में ले रहे हो तुम। अब देखो भाई, बदतमीज कहीं के, देखो मैं तुम्हें बहुत पहले एक बात बता चुका हूं, अब हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, और ये रिएक्शन तुम पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या ये कह अभी अभी फिर आज ईथर स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन ना लो। देखो भाई, फिर आएगा हमारे पास रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ये मैंने रिएक्शन करवाई हुई है बेटा पहले, आपको सच बताऊं मैंने ये रिएक्शन पढ़ाई हुई है। OH और यहां पर लिखा होगा जिंक डस्ट। अब मैं याद दिला देता हूं, मैं याद दिलवा देता हूं नोट पॉइंट में। याद है तुमको मैंने कहा था
जिंक ऑक्सीजन का भूखा होता है, भुक्कड़ होता है भाई ये रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने प्रिपरेशन ऑफ उसमें बेंजीन में, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में, यस। तो यहां पर क्या होगा बेटा, जिंक जो है इस ऑक्सीजन को खा जाएगा और भाई यहां पर बेंजीन बन जाएगी, तो ये बन गया बेंजीन, बस खत्म, और प्लस ZnO। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, एक कन्वर्सेशन है, पूछा जा सकता है स्कूल में या कहीं पर भी, फिनोल टू बेंजीन, ठीक है, फिनोल टू बेंजीन तो यही हो गया भाई कि आपने फिनोल लिया, इसके अंदर जिंक डस्ट डाल दिया और भाई बेंजीन बन गई, ठीक है, प्लस ZnO। एक और आता है बेंजीन से बेंजीन टू फिनोल, ये भी आ सकता है ना, रिवर्सिबल भी हो सकता है कि फिनोल से बेंजीन तो बनानी सीख ली, लेकिन बेंजीन से फिनोल कैसे बनाना सीखोगे, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। बेंजीन यहां पर लिखना आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, गरम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एक ऑक्सीजन देगा भाई, और वो आप डायरेक्ट ऐसे बना देना कि जो बेंजीन का हाइड्रोजन है ना कोई, उसके बीच में एक ऑक्सीजन फंसा देना बस, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है, फिनोल से बेंजीन, बेंजीन से फिनोल, ठीक है। यस, चले भैया आगे बढ़िए। फ्रैंकलैंड रिएक्शन बेटा हैलाइड के साथ होती है, फ्रैंकलैंड गधे कहीं के बदतमीज। वहां जिंक डस्ट एल्काइल विसिनल डाइहैलाइड या जेम डाइहैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, तब उसको फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। मतलब कहीं भी जिंक आएगा तुम फ्रैंकलैंड बोल दोगे, शर्म नहीं आई एक बार भी। ठीक है, अब देखिए भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। तुम्हें लग रहा होगा, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, सुनो मेरी बात। आपको लग रहा होगा कि सर ने तो बोल दिया, सर ने तो अबे ओ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वनस्पति ऑयल नहीं होता, गधे कहीं के बेवकूफ। तुम बेवकूफ थोड़ा ही, तुम तो बेवकूफी हो तजीन फातिमा जी, आप तो बेवकूफी हो। देखो, ये रिएक्शन करवाने के बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक चैप्टर है जो भी आपने देखा होगा शायद इस साल, पॉलीमर वगैरह हट गए आपके सिलेबस से, लेकिन नीट से थोड़ा ही ना हटे हैं, एनसीईआरटी से हटे हैं। तो हमारा मेन मोटो ये भी रहता है कि भाई नीट का क्वेश्चन जो है वो आएगा, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी आएंगी अभी फिनोल के साथ आप पढ़ोगे जो आगे चल के हमें पढ़नी है। मतलब चाहे वो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में आ जाए, चाहे वो पॉलीमर में आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। वो अलग बात है कि मैं बार बार इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आप लोगों को ऐसा फील हो कि हमने चीजें 10 बार रिवीजन करी हुई है, आप देखते ही पेपर में उसको सॉल्व कर दो। नहीं तो अगर मान लो एक रिएक्शन करवानी है मुझे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो मैं भाई वही करवाता बस 11वीं क्लास में, और मैंने 12वीं में भी 2-3 बार करवा दी। क्यों करवाई है? क्योंकि जिस चीज में तुम वीक थे, एक बार ट्राई करोगे कोई बात नहीं, हार गए, दूसरी बार ट्राई करोगे, तीसरी बार ट्राई करोगे, भाई कम से कम तुम ना, मतलब एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत सारे बच्चों के लिए मैंने बोला भी था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी ऐसी फिंगर टिप पे होगी कि तुम अब जिस भी स्कूल में जाते होंगे, कहीं पर भी जो भी तुम्हारा स्कूल होगा, उस स्कूल में तुम उस सब्जेक्ट के टॉपर होंगे, बेस्ट होंगे। ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से पढ़ने के तरीके से, रटना वाला नहीं है, बस समझना सीखना ये चीजें। इसीलिए कोई भी बच्चा ये ना कहे कि सर ये तो एक्स्ट्रा करवा दिया।
ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल जरा समझिएगा बेटा, फिनोल ऑन ऑक्सीडेशन, फिनोल इन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, या इसको हम H2CrO4 बोलते हैं, या इसको अगर बनाना हो, और अगर इसको हमें बनाना हो Na2CrO4 प्लस H2SO4, कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं पर यह मिक्सचर दे रखा है या फिर यह लिखा हुआ H2CrO3, तो आप इसको ऑटोमेटिक ये समझ जाना कि ये हमारे पास Na2CrO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद कहीं ना कहीं H2CrO4 और प्लस के Na2SO4 ही बनाएगा, यानी कहीं ना कहीं तो ये बन ही जाएगा ना। ठीक है भाई, तो फिनोल और ऑक्सीडेशन विद गिव्स क्या देता है भाई, फटाफट बताइए। अब यहां पर आपको पता होगा, यहां पर हमारे पास फिनोल है बेटा, ये OH है, आप लोग यहां पर ऐसे लिखा होगा, या तो लिखा होगा H2CrO4 और या लिखा होगा Na2CrO4 प्लस H2SO4, मतलब या तो ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा। आप यहां पर बनाना बेंजोक्विनोन, नोट करिए भाई इसको फटाफट, फटाफट नोट करिए भाई, तुम्हें कसम है, तुम्हें कसम है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, बेंजोक्विनोन। हो गया भाई, अच्छा मैंने ये बंद कर दिया था क्या, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया क्या भाई, फटाफट बताइए। यहां पर लिख देना गिव्स, बेंजोक्विनोन। ठीक है, डन 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 भाई। फिनोल एक तरीके से एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो गया है, ठीक है, फिनोल एनसीईआरटी के हिसाब से एक तरीके से खत्म हो गया है बेटा। अरे कोई बात नहीं भाई, मैं बुरा नहीं मानता, किसी बच्चे ने को दिल पे मत लिया करो कि मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा मान जाता हूं गधो। ठीक है, अब देखो बेटा, ठीक है, रुको 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 रुको, क्रोमिक एसिड नहीं भाई, ये तो जोन्स रिएजेंट हो जाएगा, जोन्स रिएजेंट। यहां पर Na2Cr2O7 नहीं, H2Cr2O7, डाइक्रोमिक एसिड लेना बेटा, सॉरी सॉरी, ये जोन्स रिएजेंट लिखा गया मुझसे गलती से, मेरे मुंह से निकल गई भाई, H2Cr2O7 ऐसे लिखना, या Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये चेंज कर लो भाई, Cr2O7 और H2Cr2O7 ऐसे, सेम वही फील है, ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट, मेरे को जोन्स रिएजेंट लगा।
आगे देखिए भाई, आगे देखिए भाई फटाफट, आगे देखिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फिनोल वैसे खत्म हो गया है, फिनोल वैसे खत्म हो गया है। बस एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को मैं, फिनोल की कुछ कहानी और अलग बात, ठीक है भाई। देखो, सम इंपोर्टेंस ऑफ फिनोल, ठीक है। यूज बता रहा हूं मैं, नेचर में यूज क्या है, हमारे आसपास सोसाइटी में यूज क्या है। तो भाई सबसे पहले कॉमन नेम वाली बात है, पहला है फिनोल इज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक इन नेचर, फिनोल इज एंटीसेप्टिक इन नेचर, ठीक है। फिनोल इज एंटीसेप्टिक इन नेचर एंड 0.2%, क्या लिखोगे भाई? 0.2, हाँ, सम इंपोर्टेंस ऑफ फिनोल। तो फिनोल इज एंटीसेप्टिक इन नेचर एंड, ऐसा नहीं है कि घर में जो फिनोल है उसी को यूज कर लेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा उस पे चल रहा है, रिकॉर्डिंग पे है, टेंशन ना लो, है ना। यूज एट डिसइंफेक्टेंट, मतलब पोछा मारने के काम आता है, ठीक है। एंड समझो, ऐसा नहीं है कि कोई भी फिनोल होगा, उस फिनोल को आपको चोट लगी या कहीं पर भी फेंक दोगे तो उससे ठीक हो जाएगा। बेटा फिनोल में अगर उंगलियां डूबगी ना तो ऐसा रोग है ना, वाह वाह वाह, मतलब बहुत बुरी तरह से रोग है भाई। बहुत बुरा हाल करता है भाई ये फिनोल। लैब में एक बार लग गया था भाई मेरी उंगली पे, बता रहा हूं मैं, तो ध्यान रखना है। तो फिनोल इज एंटीसेप्टिक नेचर 0.2%, ठीक है। 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल is used as antiseptic solution, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई? एक और नोट पॉइंट लिखेंगे भाई, 4-क्लोरो 3,5 डाई मिथाइल, एक और याद आ रहा है मेरे को, 4-क्लोरो 3,5 डाई मिथाइल फिनोल इज component or which is नेम, अंग्रेजी में थोड़ा सा मतलब समझ लेना भाई, मैं हिंदी में लिख रहा हूं यहां पे ऐसे। फिनोल 4 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, एंड दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डिटॉल। डिटॉल समझते हो? डिटॉल, आई 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 आई, नया मेरे को नया जी, हल्की हल्की सांस लो, आवाज आ रही है अजीब सी, ठीक है। मैंने नीचे कर दिया भाई। लिख लिया भाई? अच्छा एक बात बताओ, इसका एक यूज और होता है भाई। दो तो हमें समझ में आ गए, पहला यूज आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा बताओ यार। मैंने ना एक दवाई बनाई थी आपके सामने, आपके साथ दवाई बनाई थी, एक एस्पिरिन,
ठीक है। फिनॉल इज यूज्ड टू फॉर्म ए ड्रग, ड्रग कह लो या दवाई, ए फॉर्म ए मेडिसिन नोन एज एस्पिरिन। कुछ याद आया? हाँ भाई, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, बिल्कुल सही, पैरासीटामोल। हाँ, आगे देखिए, फोर्थ, फिनॉल is used to form polymer with formaldehyde, ये पॉलीमर की रिएक्शन है। अब मुझे आप लोग बताओ, यहां पे कराऊं या आगे कराऊं भाई? बताइए भाई। इसको पॉलीमर में ही पढ़ लेंगे, है ना, पॉलीमर में ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीमर में ही पढ़ लेंगे, आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं, ज्यादातर मत जो है आगे का ही आ रहा है। इस रिएक्शन को समझना ना और भी आसान तब हो जाएगा जब आप कंडेंसेशन वाली रिएक्शन समझ पाओगे। जैसे कंडेंसेशन वाली रिएक्शन ज्यादातर नेक्स्ट वाले चैप्टर में आएंगी, एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो ज्यादा अच्छे से आपको तभी समझ में आएगी जब आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा बेटा, ठीक है। बैक स्लाइड कर दी, ले भाई बैक स्लाइड कर दी फटाफट, बैक स्लाइड। ठीक है, फिनोल ऑन रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का एंड यूरिया, ये इसके यूज है भाई। अब जरा देखो भाई मेरे दोस्तों, हम तुम्हें एक बात बताएं, फिनोल खत्म हो गया, फिनोल खत्म हो गया, अब आएगा ईथर। ईथर बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, ईथर की मैक्सिमम रिएक्शन तुमने पढ़ी रखी है, ठीक है। ईथर की मैक्सिमम रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। पहला आएगा हमारे पास ईथर। ईथर के बारे में क्या क्या बताने वाला हूं मैं, जरा देखो। एक तो आइडेंटिफिकेशन बराबर क्या होगी, ROR, ठीक है। ROR मतलब ऑक्सीजन के इधर उधर एल्काइल ग्रुप होंगे, चाहे सेम हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, ROR, ठीक है। फिर आपको पता होगा ये ईथर है, इनका IUPAC नेम याद है, IUPAC नेम आपको पता होगा। अगर मेरे पास ROR दो है अलग अलग, और एक को मैंने कहा कि एक मेरे पास स्मॉल है और एक मेरे पास लार्ज है, तो आपको याद होगा स्मॉल के साथ ऑक्सीजन को लेके जाते थे और इसको बोलते थे हम लोग एल्कोक्सी, और बड़े वाले को हम लिखते थे एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। कपलिंग रिएक्शन होएगी बेटा, अभी रुक जाओ, कपलिंग रिएक्शन होएगी, रुक जाओ। अरे मेरे भाई करवा रहा हूं, नालायक इंसान, रुक जा। यस, हाँ, तो अब आपको क्या करना है, IUPAC नेम बताना है भाई। CS3 पहले का देखो, यहां पर पहले का CS3 OCS3 ये है, दूसरा है
CH3O CH2 CH3, इसका यूपीएससी नेम बताएं। तीसरा मेरे पास हो जाएगा CH3O, ठीक है, और फोर्थ नाम हो जाएगा भाई हमारे पास ठीक है ये, फटाफट इसको बोलेंगे हम लोग मिथोक्सी मीथेन। इसका नाम होगा मिथोक्सी इथेन। मिथोक्सी इथेन इसका नाम होगा बेटा इथोक्सी इथेन, इसका नाम होगा। अब देखो मेन कार्बन चेन समझनी है आपको। मेन कार्बन चेन कौन सी है? ये, दिस इज द मेन कार्बन चेन, और ये छोटी है, इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी। इसका नाम हो जाएगा बेटा मिथोक्सी, और इस कार्बन पे ये ग्रुप जो लगा है, ये लगा है ब्रोमो। क्या लगा है? ब्रोमो। तो आप देखो, अगर आप काउंटिंग करोगे यहां पर तो 1 2 3 ऐसे करोगे, तो आप मुझे बताइए पहले क्या लिखूं मैं? पहले क्या लिखूं बेटा? फोर्थ वाले में ब्रोमो आएगा पहले, तो आप लिखोगे 1 ब्रोमो 1 मिथोक्सी 1 मिथोक्सी प्रोपेन, 1 ब्रोमो 1 मिथोक्सी प्रोपेन। मिथोक्सी पहले नहीं आएगा, पहले ब्रोमो आएगा। B4 भालू पहले आता है यार, B4 भालू बेटा पहले आएगा, ध्यान रखो। एक मिनट देना बेटा, एक मिनट देना, कुछ OBS में दिक्कत आ गई। एक मिनट दो बेटा, एक मिनट। कहीं वीडियो में दिक्कत ना आ जाए ना। एक मिनट दे दो भाई, एक मिनट। डन डन, ठीक है ठीक है। तुम हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है ठीक है। आवाज आ रही है? अब देखिए, ये तो हमारे पास क्या आगे देखिए, बहुत आसान होता जी ईथर के बारे में जानना। IUPAC नेम तो तुमको आ गया। अब मेरी बात सुनो यहां पर प्लीज, कमेंट बंद। देखो वैसे तो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, पर फिर भी मैं बता दूं, CH3 OCH3, यहां पर आपको पता होगा 2 लोन पेयर होते हैं। आप लोगों को एक बात बतानी है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ईथर, ठीक है। 2 काम करने हैं, प्लस एक बताना है आपको बॉन्ड एंगल, वो भी कौन से वाला? C, बॉन्ड एंगल COC, मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल आपको बताना है ये क्या होगा। इज इक्वल टू, ध्यान रखना, इज इक्वल टू 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट, इज ग्रेटर देन 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट, और इज स्मॉलर देन 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट। योर आंसर
will be accepted? In the comment, please give the answer. What is the yes? एकदम करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन बेटा कितना आएगा? हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा आपके पास sp3। आप लोगों ने देखा होगा इस ऑक्सीजन के अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं, sp3। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा? 3 ऑप्शन है, 109 डिग्री से स्मॉल, लार्ज और इक्वल टू। आपको आंसर कमेंट में लिखना है, स्मॉल, लार्ज या क्या मतलब वो स्मॉल, इक्वल टू, लार्ज या क्या, लेस देन 10 डिग्री। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा, ये हो ये देखो ये, अब इसके बाल बनाते हैं, लहरा के बल खा के, लहरा के बल खा के। तुम्हें क्या लग रहा था हम ऐसे खतरनाक बनाएंगे? बेटा तुम ऐसे ही हो, ठीक है। देखो इसके दिमाग में देखो क्या चला, दिमाग में तो है ही नहीं बुद्धि। यहां से देखिए, यहां से देखो क्या चला इसके दिमाग में। सर लॉन पेयर, लॉन पेयर, लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता जी किससे? लॉन पेयर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से जी। अच्छा, और सर बॉन्ड पेयर का सबसे आसान, सबसे इजी होता मतलब सबसे छोटा होता जी। मैंने बोला ओके। तो सर हैंड्स प्रूफ, सर हैंड्स प्रूफ, लोन ये लोन पे रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया है कि ये दोनों बॉन्ड वेरी क्लोज आ जाएंगे सर। और अगर ये बॉन्ड वेरी क्लोज आ गए तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से छोटा होना चाहिए सर। मेरे को एकदम समझ में आ गया। मैं तो यही सोचती हूं, क्योंकि मैं तो पापा की पारी हूं, पापा की पारी हूं, है ना? यस, अब तुमको याद आ गया होगा कि यहां पर बाहुबली कॉन्सेप्ट लगेगा। यस, मैंने आपको बोला था। ये अब देखो कि भाई आप ये देख लेना कि अगर आपके पास कोई सेंट्रल एटम स्मॉल हो, मतलब बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, और लगने वाले ग्रुप या एटम ये लार्ज हो, और वो लार्ज क्या हो सकता है? अगर कोई एटम है तो थर्ड पीरियड का हो सकता है, फोर्थ का हो सकता है, यहां पर भी थर्ड का हो सकता है, फोर्थ का हो सकता है, या फिर कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो सर यहां पर ये क्या बोलते हैं, VSEPR रिपल्शन प्रिपल्शन नहीं लगते, ठीक है? ये लगता यहां पर जो भी बॉन्ड एंगल होगा ना, जो भी आप सोच रहे होंगे, जैसे आपने सोचा 109 डिग्री 0.28 होगा, हमेशा उससे थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है? हमेशा उससे थोड़ा ज्यादा होगा जो भी आप सोच रहे होंगे। तो भाई ओ माय गॉड, स्टेरिक हिंड्रेंस होता जे। अच्छा तुमको समझ में नहीं आता, ठीक है अभी समझाता। पहले इसको नोट करिए, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ना बेटा, ये डाइथाइल ईथर का ये लगभग 111 डिग्री के आसपास का होगा। अगर आप इस बॉन्ड एंगल को अल्फा कह रहे हो तो अल्फा विल बी ऑलमोस्ट 111 डिग्री के आसपास होगा। अभी मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा देता हूं, टेंशन ना लो, इसको भी आपको टॉपिक को पढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ऐसा ना आए, ठीक है? ठीक है,
कोई बात नहीं, नहीं समझा तो ही समझाने रहा हूं ना बेटा, अब आएगा समझ में। मुझे पता है पुराने वाले बच्चों को याद आ गया होगा, नए वाले बच्चों को नहीं आया होगा, मैं समझ गया तुम्हारी कहानी। अब नए वाले बच्चे आराम से सुने भाई, देखो एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात, ज्यादा लिखना नहीं है, नहीं तो भाई साहब इधर देखो, ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमारे पास ना एक मीथेन है, ठीक है, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सर एक सर हाँ वाटर, वाटर होता है वाटर, और एक होता है हमारे पास Cl, Cl और Cl2। यह क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है और यह क्वेश्चन नीट में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो देखिए भैया, वो ये कहता है कि अगर इसका बॉन्ड एंगल अल्फा है, इसका बीटा है, इसका गामा है, इसका डेल्टा है, तो ऑर्डर बताइए क्या होगा। तो हमें पता है, बबलू का दिमाग में तो यही आता है, का आपने पढ़ा होगा VSEPR थ्योरी, या आपने पढ़ी है, रटी है जी। और आपको पता है लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता जी, और बाद में बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता। लेकिन ये कब देखना है उसका भी ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेगा, इधर देखो, ध्यान रखना है, अगर मेरे पास सारी स्पीशीज की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, कंपैरिजन कर भी रहे हो आप, लाइक दैट it has sp3 hybrid, it is also sp3 hybrid beta, and it is also sp3 hybrid, and it is also sp3 hybrid। तो हमें ये लगेगा सर यहां पर बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 0.28 मिनट है, पर यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आ गए हैं सर, और अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, और ये बॉन्ड थोड़े से क्लोज आ सकते हैं और बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा हो सकता है। वही चीज मैंने सर यहां पर देखी, यहां पर दो लोन पेयर है, इनके बीच में रिपल्शन भयानक हुआ होगा, दूर दूर हुए होंगे, फिर इन्होंने इसको खिसका दिया होगा क्योंकि इनका रिपल्शन कम है, इसी वजह से गामा थोड़ा छोटा हो गया होगा सर। सही सोच रहे थे, लेकिन इससे पहले भी आपको एक बात सोचनी है, और वो बात ये सोचने की जो तुम सोच रहे हो ना कि इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 0.28 मिनट से छोटे होंगे। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, ऐसा करने से पहले, ऐसा करने से पहले मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया था, बाहुबली मेथड, ठीक है। आप कहोगे सर ये क्या बवाल है, मैंने कहा भाई सुन लो, अगर मेरे पास ये है ऑक्सीजन, मान लीजिएगा कोई भी एटम है, यहां पर Cl ले लिया, इसको बोलते हैं, जो बीच में होता है इसको बोलते हैं हम सेंट्रल एटम, और ये जो एटम होते हैं बेटा साइड वाले, इसको बोलते हैं हम लोग साइड एटम, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम छोटा है, छोटा मतलब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, छोटा मतलब सबसे ऊपर वाला, कौन सा, सेकंड पीरियड, और साइड एटम अगर लार्ज मतलब थर्ड पीरियड का हो, फोर्थ पीरियड का हो। अब आप मुझे बताइए, अगर हमारे पास यहां दो मानुस आ गए जिनके बीच में जिनका साइज बड़ा है, तो इनमें रिपल्शन होगा कि ना है। आप कहोगे सर बात तो सही है, दो मोटे मोटे लोगों का जब पेट अड़ेगा तो उनको दिक्कत तो होगी ना भाई, है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जब आपको लग रहा है कि ये लोन पेयर होगा, साथ में क्लोज चले जाएंगे, बट भाई ये मोटे मोटे आदमी है, इनमें लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और ये लड़ाई होने के कारण, ये लड़ाई अगर हो जाए, ठीक है,
तो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि जहां जहां पर रिपल्शन होता है वहां पर स्टेबिलिटी घट जाती है। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है वो कहता है लॉन पेयर चुपचाप बैठा रहे, यहां लड़ाई हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों देखो, दोनों लार्ज ग्रुप को, जैसे ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन है ना, अब ये मेरा सर जो है ऑक्सीजन है, ये कह रहा है इनके बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए भाई, इनको दूर दूर कर दो। हाँ चुप चुप, बदतमीज कहीं का, पहला इधर बाहुबली जी को देखो। हाँ तो ये धमका रहा है लोन पे रिपल्शन को। तो भाई ये ऐसे ऐसे थोड़ा दूर दूर होंगे तो दूर दूर होते 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 इनका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कि नहीं। तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमेशा जो आप सोच रहे होते हैं उससे लगभग 1-2 डिग्री ज्यादा होता है, 3 डिग्री तक ज्यादा होता है। मतलब तुम्हें लगता है कि आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसका 109 से ज्यादा होगा मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई अब आप मेरी बात पे भरोसा करोगे नहीं, है ना, आप मेरी बात पे भरोसा करोगे नहीं कि सर ने बोला है, ठीक है। तुम्हारे पास गूगल है, तुम्हारे पास गूगल है ना, तो भाई तुम गूगल पे डालो, भले एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा हो इसका मतलब नहीं है, बॉन्ड एंगल ऑफ OCl2 डालो, आपको पता है दिस इज स्मॉल एंड दिस इज लार्ज, यहां पर बाहुबली कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी जो डेल्टा होगा इट इज ग्रेटर देन 109 डिग्री। सर यहां पर क्या है, सेंट्रल एटम छोटा, साइड एटम हाइड्रोजन भी छोटा सा है हाइड्रोजन भी छोटा सा है, तो यहां पर बाहुबली मेथड नहीं लगना है, यहां पर तुम्हारा वही वाला मेथड लगेगा। कौन सा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो भाई ये बताइए क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड से बिलोंग करता जे, तो यहां पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होता। अब बताइए, अब मुझे बताइए, अगर मैंने, आपको क्या लगता है कि हम एक ही एग्जांपल देंगे, तुमको तो यह लगता था कि इसका तो 109 डिग्री से कम होना चाहिए, है कि नहीं, तुमको तो लगता था कि 109 डिग्री से कम होना चाहिए लोन पे रिपल्शन, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगी सर आपको, आपने मेरे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी है सर, मैंने तो यही पढ़ा था सर। नहीं, ये नया पढ़ो, ठीक है। अब एक और OBr2 क्या लगता है तुम्हें, यहां पर तुम्हारा लोन पेयर समझ आएगा, लोन पेयर समझ में आएगा तुमको। भैया इधर देखो, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता जी, साइज में बहुत मोटा मोटा होता जी, ब्रोमीन बहुत मोटा मोटा होता, ठीक है। तो ब्रोमीन का साइज बड़ा होगा, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से ज्यादा ही होगा। आप चेक करो, इसका बॉन्ड एंगल इससे भी ज्यादा पाया जाएगा, चेक करो, यस यस, वेरी गुड। अब देखिए यहां भी हमने वही बात बोली कि ऑक्सीजन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता, और ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, इसको कार्बन मत सोचना, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी लगता, तो ये बहुत मोटा मोटा ग्रुप होता, जे बहुत बड़ा ग्रुप होता, एल्काइल ग्रुप को बड़ा ग्रुप मानते। तो यहां पर भी वही पेट से पेट टकराएगा, रिपल्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन कहेगा ओए मिथाइल, देखो ज्यादा बकवास नहीं करने का, तुम इधर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ, हम एडजस्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन को। तो भाई ऐसे करेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल भी थोड़ा ज्यादा ही होगा 109 डिग्री से, समझे कि नहीं, यस। बल्कि अगर ग्रुप होगा तो, अब मुझे बताइए ईथर समझ में आया कि नहीं, मतलब ईथर का स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आया कि नहीं, ईथर का स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं, बोलिए। ठीक है, अब पढ़िए चप्पल, रिपीट निकलने वाला, मैं बहुत हो गया रिपीट, आगे बढ़ रहा हूं भाई मैं, देखो इधर, अब देखिए आगे, अब देखिए ये लिखिए, अगर किसी को लिखना है जो नया बच्चा है, उनको लगता है कि नहीं समझ में आया सर
आगे देखिए सर, अपने इंट्रोडक्शन के बाद ना आप हमको वो क्या बोलते हैं उसको हम बताएंगे नहीं आपको, क्या बोलते हो आप, ठीक है, मान लेते हैं टेट्राहेड्रल वेड्रल वो सब कुछ ठीक है। मेरी बात सुन लीजिए, कमेंट बंद कर रहा हूं मैं। मेन काम है जी प्रिपरेशन का, मेन काम है प्रिपरेशन का, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखना भाई, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो क्या होगा भाई यहां पर, पहली रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। अगर मैं यहां पर सी एस, देखो फ्रॉम एल्कीन नहीं, सॉरी 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 सॉरी, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, प्लीज सॉरी। पहली रिएक्शन क्या होगी आपको याद होगा, अगर मेरे पास CH3CH2OH था, ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को 100 डिग्री सेल्सियस पर करवाता था तो क्या बनता था, CH3CH2OH था। आपको याद भी आ जाएगा एक बार और फिर समझ में भी आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर मैं 140 डिग्री सेल्सियस पे करवाता था इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, राइट, एंड देन अगर मैं CH3CH2OH और यहां पर कितना भाई 160 डिग्री सेल्सियस पे कराता था H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको याद होगा कैसे करते थे भाई आप लोग, हर जगह डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। यहां पर मैंने बोला था, आपको मैं हिंट भी दे देता हूं, यहां पर एल्कोहल एंड H2SO4 मिलकर 1H2O निकालेंगे, प्लस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां पर दो मॉलिक्यूल हम लेते थे अल्कोहल के, वो मिलकर वाटर निकालते थे, और जब और टेम्परेचर गर्म करते थे तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या निकाल देते थे बेटा, वाटर निकाल देते थे। तो भाई ये मैंने बना दिया। अब जरा देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज इथाइल CH3CH2, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O। यहां पर रिएक्शन होती थी कि हम लोग इसके दो मॉलिक्यूल लेते थे और हम यहां पर बनाते थे ईथर CH3 CH2O CH2 और CH3 और प्लस के H2O, और यहां पर हम एक ही से निकालते थे CH3 सॉरी CH2 प्लस प्लस H2O, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताइए फटाफट किस किस को ये तीनों रिएक्शन याद आ गई, ठीक है, ये समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन ना बीच वाली, इसमें ईथर बन गया, तो इसको हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर नहीं कह सकते क्या, प्रिपरेशन ऑफ ईथर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब जरा देखिए भाई, जैसे मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई थी, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई CH3 CH2 CH2OH है, ये अल्कोहल है, ठीक है, और मैंने यहां पर किया हुआ है भाई क्या, H2SO4 लिया है, वो भी 140 डिग्री सेल्सियस पर। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा फटाफट, अच्छा बैक साइड करना, लो भाई बैक साइड कर दिया। बेटा ये रिएक्शन करवाई हुई थी, याद करिए, ये रिएक्शन करवाई हुई थी, याद करिए,
जब मैंने अल्कोहल पढ़ाया था ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक बार चेक करो, पन्ना खोल कर देखो, एक बार पन्ना खोल कर देखो। ऐसे थोड़ा ही ना कि समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं 2-3 बार। ये तो दोबारा आई है इसलिए दोबारा लिखवाया है, ठीक है, दोबारा लिखवाया है भैया। क्या बनेगा भाई? अब देखो यहां पर CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3 ये बनेगा बेटा, ठीक है। अगर, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेते भी है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, चाहे तो ऐसे ले लो और चाहे आप ऐसे ले लो, CH3 CH2 CH2O। आपको पता है कि 140 डिग्री पर हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये जो बचे हुए ग्रुप होंगे यही तो बनेगा हमारे पास। बिल्कुल सही बात है। प्रोपोक्सी, यस, प्रोपेनॉल, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर एक बात समझना बेटा, जब आपने इस मेथड से ये 2 हमारे पास प्रोडक्ट बनाए तो आप लोग देखोगे इस ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है, सेम टाइप की चेन है। तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आ गया, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर की कैटेगरी में आ गया बेटा। आगे देखिए, सिमेट्रिकल ईथर की कैटेगरी में आ गया। अब देखिए इस ऑक्सीजन के दोनों साइड में हमारे पास सेम ग्रुप है, तो इसको भी हम किस कैटेगरी में लिखेंगे भाई, सिमेट्रिकल ईथर। आप मुझे बताइए, अगर मैं इस मेथड से अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहूं तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल दोनों सेम लेने पड़ेंगे या अलग अलग? ध्यान समझिएगा, ये मैं आपके दिमाग की बात कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है, ये मैं आपके दिमाग की बात कर रहा हूं। माइंड थॉट या माइंड थिंकिंग कहेंगे इसको हम, माइंड थिंकिंग, क्या कहेंगे इसको, माइंड थिंकिंग। देखो भाई सर, अगर हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना पड़ जाए, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, अगर हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना पड़ जाए तो दोनों अल्कोहल अलग अलग होने चाहिए, होने चाहिए। अब मैंने क्या काम किया भाई, एक तरफ ले लिया मैंने मिथाइल अल्कोहल CH3OH और दूसरा ले लिया मैंने CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, और मैंने रिएक्शन करवा दी भाई किसके साथ, H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया। अब यहां पर कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने एक ही मॉलिक्यूल उठाओगे भाई। जब आप समझो मेरे पास ये इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल डाल दिया ऐसे करके, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक मॉलिक्यूल जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल जाएंगे एक साथ, चाहे एक चम्मच भी डालोगे उनमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि इसके इसके बीच में ही रिएक्शन हो, पॉसिबिलिटी यह भी है कि हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल इसके आ जाए, हो सकता है दोनों मॉलिक्यूल इसके आ जाए, हो सकता है कि एक इसका और इसका आ जाए। यानी यहां पर तीन ईथर बन सकते हैं भाई, 3 टाइप के। हाँ बिल्कुल क्लियर। एक कौन सा, अगर मैंने दोनों उसके ले लिए CH3 और CH3 प्लस, ये हमारे पास 3 है, तो मैं इसको तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ ये ठीक है। अब देखिए, हाँ
ये बन गया ना तीनों। ये कौन सा है प्रोडक्ट? सेल्फ। ये भी कौन सा है जी? सेल्फ। और यहां पर क्या है? क्रॉस। तो जब हम यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास सेल्फ वाले भी एक्स्ट्रा बन जाएंगे। और अगर एक्स्ट्रा बन गए तो उनको आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट बराबर होता है। ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये हम कह सकते हैं दिस इज नॉट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। गॉट इट? जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन। यस, कुछ बच्चे हमको कह रहे हैं कि सर जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट बात, ठीक है। तो भाई हम लिखेंगे यहां पर क्या? नोट पॉइंट। यहां पर लिखे, क्या लिखेंगे जरा देख तो लो। दिस इज नॉट द सुइटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स। और रीजन आपको पता है यार, अ मिक्सचर ऑफ ईथर इज ऑब्टेन्ड विच आर डिफिकल्ट टू आइसोलेट वन ऑफ फ्रॉम ईच अदर। नहीं भाई, ये अनार का जूस है। हम, पता है ना भाई, स्कूल में बहुत एक्टिंग करते थे हम, भले ही पीटते थे, चित्ते थे, लेकिन हमने तुमको बता दिया है। चलिए। नहीं बेटा नहीं, मैं अपने जीवन में बहुत सीधे रास्ते पे चलता हूं। नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो नॉन वेज, नो एग, ठीक है, नो स्टेरॉइड, ओनली वेजिटेबल। घी पीते हैं अपन लोग, दूध पीते हैं, ठीक है, और वर्कआउट करते हैं, बस। भाई मैं और राजवंदना, चलो राजवंत की एक कहानी बता देता हूं मैं। एक बार मैं और मतलब राजवंत जिम में ही थे। मतलब ये कहानी थोड़ी अजीब सी है भाई, थोड़ा समझना। तो हुआ क्या कि राजवंत जो है और मैं वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो मैंने कहा चल भाई राजवंत बड़ी बड़ी बनाते हैं, हम वर्कआउट करने चले गए। पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है, ये जब हम 2018 की बात है। और भाई हम लगे पड़े हैं वर्कआउट करने में। मैं कह रहा हूँ चल भाई ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अचानक राजवंती की इनके फोन में टीन टीन बजा, ठीक है, राजवंत चला गया भाई। तो राजवंत से चले गए बाहर, वो बैठ के बात कर रहे होंगे वहां पे, क्या बोलते हैं, सीढ़ियों पे, जिम के सीढ़ियों पर बैठे बात कर रहे हैं, हेलो हेलो कैसे हो, ओके, मतलब जो भी बात कर रहा होगा कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा यार, ठीक है। और मैं वहां पे, मतलब हम रनिंग करते थे, तो मैं रनिंग कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया कि वो कब निकल के भाग गया। और भाई मैं भाग रहा हूं, मेरे को आधा घंटा भागते हुए हो गया। फिर मैं सोचा आ जाएगा भागता भागता, फिर मैं सोचा चलो ठीक है, हो सकता है कि वो नहाने चला गया होगा, ठीक है। तो हमारे जिम में स्टीम सब है, और वो थोड़ा जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो हमारा वॉशरूम है वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट टाइप का है। तो उसमें ना ये पता लग जाता है कि, ये नहीं पता लगता अंदर कौन है, पर ये पता लग जाता है कि किस अवस्था में है, पूर्ण है या अर्ध है, ठीक है, पूर्ण नग्न है या अर्ध नग्न है। तो मेरे को लगा कि राजवंत, मैं मतलब ऐसे ही हवा में ही, अबे और राजवंत तू, और वो कोई और था। मैंने कहा भाई राजवंत तू इस अवस्था में,
कहती सैलरी नहीं आई क्या, तू कम से कम एक अच्छा तो खरीद सकता था। और भाई मैंने उसको इतना सुनाया, मतलब तुम्हें यहां पे बोल नहीं सकता मैं, इतनी सारी सुनाई बातें, अनमोल रत्न उसको सुनाए। और भाई फिर मैंने कहा रुक, तेरा ऐसा का तैसा, आज तेरी वीडियो बना के ही रहता हूं, ठीक है। मैंने फोन उठाया ऐसे करके, ठीक है, ऊपर तक ऐसे लगा हुआ था भाई वो, तो मैं सोचा कि ले भाई, और भाई जैसे ही मैंने ऐसे करा, एकदम गेट खुलता है, एकदम गेट खुलता है, और राजवन मेरे सामने खड़ा है। तो मैंने कहा अरे तू यो है, मैंने कहा ये मैंने किसका हरण कर दिया भाई, ये मैंने किसका हरण कर दिया तेरे चक्कर में। वो बेचारा जो भी था वो आधे घंटे तक सदमे में रहा, और वो बाहर निकला ही नहीं, वो बाहर निकला ही नहीं भाई। उसको लगा कि भाई आज तो बहुत तकड़ी ले ली किसी ने बाहर से खड़े खड़े गई, ठीक है। और वो भाई ऐसे शर्माए, और मतलब बाहर ही नहीं निकल रहा आधे घंटे। फिर हमने सोचा कि भाई कोई तो निकलेगा ताकि हम उसको कह दे भाई सॉरी भाई, हमने सोचा कि राजवंत था, राजवंत तो बाहर से आया, और हमने राजवंत के चक्कर में उसको सुना दिया। फिर वो बेचारा आया, कुछ बोला नहीं, थोड़ा शर्माया, और फिर ऐसे चल दिया। और उस टाइम पे 2018 में मतलब मैं और राजवंत थोड़े ऐसे ही थे, लपेटी टाइप के, ठीक है, मजे लेने वाले। चलो जो हो गया हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सब गलती से हो गया, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए द बॉयज। खैर ये बहुत सारी बातों में से एक बात थी, सब बातें नहीं बताई जाती हैं। आगे लिखेंगे भाई विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस, ये चैप्टर में अब ज्यादा थोड़ा ही ना, तो ईथर चल रहा है, ईथर तो वैसा ही बहुत छोटा है जे। विलियमसन सिंथेसिस ध्यान से देखिए, एक पता है, देखो सुनो, अपन जब लिखते हैं ना द बॉयज, तो एक बेचारी लड़की भी है वो लिखती है द गर्ल्स। तो मतलब ऐसा तुम क्या करते हो जो ऐसे लिखते हो द गर्ल्स, सिर्फ ऐसे, मतलब स्कूटी स्कूटी चलाते हो, थोड़ा कांप जाते हो, तो बस द गर्ल्स। अब देखो भाई, खैर विलियमसन सिंथेसिस देखेंगे। सोडियम एल्कोक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड ऑन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड गिव्स ईथर, ठीक है, गिव्स ईथर, एंड दिस रिएक्शन is known as Williamson पी 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 पी। अब ब्रेक कहां है भाई, है ना। देखो भाई, तो इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस एंड एक बार ऐसा हुआ था भाई, जब अपन का स्टार्टिंग की बात थी, एक यहां पे दिल्ली में ना जगह पड़ती है भाई पंजाबी बाग, ठीक है। तो भाई पंजाबी बाग में जा रहा था लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। अभी पिछले साल की बात हो गया, पिछले से पिछले साल की बात, क्योंकि पीडब्ल्यू को 3 साल हो गए ना, तो हाँ स्टार्टिंग ईयर की बात थी। तो आपको पता होगा स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था, या अलग सर ने स्टार्ट किया था, तो एक छोटे से घर में हमने स्टूडियो लगाए हुए थे और वहीं से रिकॉर्डिंग किया करते थे। तो हम गए उधर, तो हुआ क्या कि भाई मैं खड़ा हूं बुलेट पे, ऐसे रेड लाइट हो रही है, एक दीदी आई, गाड़ी से हमें ठोक दी, खड़े खड़े को। हम गिर गए, हम उठे, अब हम एकदम फॉर्म में है क्योंकि हमारा साइज थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक है, 6 फुट के हम ऐसे घूमे। हमने देखा कि ये तो कोई और है भाई, इनको तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो हमारे पास केस हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम ऐसे खड़े हुए, उन्होंने फिर से क्लच छोड़ा, हमें फिर गिरा दिया।
मैंने कहा भैया जी अब तुम क्या चाहती हो कि हमारे अभी कोई बच्चे है भी नहीं, आगे भी ना पैदा हो कभी। ओ भाई साहब, वो उसके बाद पूरी गलती है, उनकी पूरी गलती थी। एंड में पता उनके पास क्या तरीका था, माफ कर दीजिएगा मुझे। मैंने कहा ले भाई, तुम्हारे पास तो ये भी अधिकार है, हमारे पास तो ये भी नहीं है। कोई बात नहीं भाई। हम लड़कों के साथ यही होता है। खैर कोई बात नहीं। देखो भाई, ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन फॉलो करती है, और रिएक्शन तुम ऑलरेडी जानते हो, सोडियम एल्कोक्साइड। यानी सोडियम एल्कोक्साइड क्या होते हैं भाई, सोडियम हो लो कह लो आप एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड चाहे तो सोडियम कह लो, या बेटा जी पोटेशियम, ठीक है, या आप इसको तो भाई ये होंगे RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, या फिर RO नेगेटिव K पॉजिटिव। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। इसका मैकेनिज्म देख लेना क्या होगा भाई, कि RO माइनस Na पॉजिटिव रिएक्शन करेगा RX के साथ एल्काइल हैलाइड। ये न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन है, तो ये अटैक करेगा यहां पर और X निकलेगा बाहर, तो हमारे पास बन जाएगा ROR। ये X नेगेटिव निकला है, इसके साथ बन जाएगा NaX। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा भाई। नहीं मैं ये तो नहीं कह सकता बेटा, देखो ऐसा नहीं है, गर्ल्स को ये नहीं कहते कि उनको कुछ नहीं आता, उनको बहुत कुछ आता है। हर इंसान का एक अलग अलग डायमेंशन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई। अभी तुम देख लो, इसरो में बहुत सारी साइंटिस्ट गर्ल्स थी, मतलब लेडीज थी, तो ऐसा नहीं कह सकते हम। वो तो एक दो दायरे हैं जो थोड़े से मौज मस्ती के लिए चलता रहता है, ठीक है। ऑल आर सेम, द मैन आर मैन। ठीक है, ऑल आर इक्वल। कहीं पर गर्ल्स बहुत माहिर होती हैं, कहीं पर बॉयज होते हैं, तो चलता रहता है, जीवन है भाई। 100% इक्वल होते तो भगवान बनाता ही क्यों अलग अलग, है कि नहीं। आगे बढ़ जाए भाई। अब देखो भाई, रिएक्शन नोट कर लिया हो तो आगे बढ़िए। देखिए CH3O, हमें रिएक्शन में प्रोडक्ट भी बनाना है। ठीक है, बताइए भाई। आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर देगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर देगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर SN2 रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो CH3O CH3 प्लस NaCl, और यहां पर बनेगा CH3O, मान लो यहां पर अटैक करता भी है, CH3OCH3 CH3Cl, नहीं Cl तो हट गया ना, हाँ H लग गया, हाँ ये बन गया भाई हमारे पास ईथर, और NaCl बाहर। अब क्योंकि ये रिएक्शन नहीं होती तो इसकी जगह पर हम नो रिएक्शन नहीं लिखेंगे। आपको याद दिला रहा हूं मैं, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में। तो यहां पर SN2 रिएक्शन ना होकर E2 रिएक्शन होगी, E2। और E2 में क्या होता था बेटा, कि हमारे पास जो कार्बन है CH2, उनका एक हाइड्रोजन ये बेस ले लेगा। मतलब बेस क्या करता था, जैसे CH3O माइनस है, इस H को ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहां पर, और ये क्लोरीन निकल जाएगा बाहर।
ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बेसिकली एल्कीन बनती थी, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3, इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट CH3OH प्लस के NaCl। ठीक है, तो किस किस को बेटा ये बात याद आ गई कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है, सब्स्टिट्यूशन नहीं। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है, सब्स्टिट्यूशन नहीं। यहां पर मैं नोट पॉइंट लिखवा भी देता हूं, चलो। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर E2 रिएक्शन करनी है, सब्स्टिट्यूशन नहीं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं करवा रहा हूं, अभी और भी करवा रहा हूं बेटा, और भी करवाऊंगा मैं। 3 रिएक्शन है, अभी और भी रिएक्शन करवाऊंगा। पहले नोट करो, पहले रिएक्शन करो। हाँ भाई, अरे क्या ये लड़का एक आयुष है, छिपकली सी शक्ल वाले, तो एक बात बता मेरे को यार, ये क्या गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि आई हेट गर्ल्स, है ना? अभी तो तू थोड़ी देर पहले कह रहा था कोई नंबर दे दो, टेलीग्राम पे बात करेंगे, हैं कोई हम बात कर लेते हैं। अबे ऐसे दर बदलू तो मत बनो, डबल स्टैंडर्ड मत बनो यार। रेस्पेक्ट ऑल, जो भी भगवान ने बनाया है इस दुनिया में सबकी रेस्पेक्ट करो इक्वली। किसी से नफरत क्यों करनी है? कोई तुमसे भी तो नफरत कर सकता है, और जब तुमसे कोई नफरत करेगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो कभी किसी से नफरत नहीं करनी है, प्यार करो सबसे। वो वाला प्यार नहीं, पर हाँ वैसा तो कर ही लो कि भाई ठीक है जी, सब बढ़िया है। कोई बोले तो खुश होके बोल दो, बस खत्म बात। इधर देखो गधे कहीं के। तुम्हें समझाता कुछ और है, समझाना कुछ और होता है, तुम समझते कुछ और हो। चलो एक बात बताता हूं तुम्हें मैं। जीवन में अभी तुम अपने लिए करना चाहते हो, मतलब हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले बहुत सक्षम हो और उन्होंने तुम्हें ये बोल दिया हो कि बेटा जो जो करेगा जीवन में तो अपने लिए करियो, हमने तो कर रखा है, हमें तेरी जरूरत नहीं है। कई बार होते हैं घर वाले बहुत हार्श होते हैं, घर वाले बहुत डांटते हैं, लगता है बुरा। ठीक है, एक एज होती है हमारी, जब हम टीन एज में होते हैं ना, या हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, हम 11वीं 12वीं में होते हैं, तो हमें इस बात का पता नहीं लगता। हमें ये लगता है कि यार हमें तो बुरा से बुरा ही बोला जाता है। घर वाले बार बार कुछ ना कुछ बोल देते हैं, धमकाते रहते हैं, बार बार बोलते हैं पढ़ लो। अब पढ़ तो रहे हैं यार, कितना पढ़े हैं, नहीं आ रहे नंबर टेस्ट में, मतलब ये फ्रस्ट्रेशन होती है हमारी अपनी। पर एक बात समझने की कोशिश करना, अगर कोई है तुम्हारा ख्याल रखने वाला तो तुम्हारे माता पिता ही हैं। इस दुनिया में सड़क पे चलने वाला कोई भी इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि आप पढ़ लो। आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, कोई आपसे ये नहीं कहता पढ़ ले बैठ के। सिर्फ 2 ही इंसान हैं जो आपके पीछे भागते रहते हैं लगातार, वो आपके माता और पिता। ठीक है, अब उसको आप लड़का और लड़की के नजरिए से मत देखना, और कभी ये सोच के मत पढ़ना कि मैं पढ़ना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं, बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, लोगों की सहायता करना चाहता हूं, पता नहीं क्या 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 क्या। तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है भाई, सच बता रहा हूं, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। तुम्हारे बस में सिर्फ एक ही काम है, और वो है कर्म करना, अपनी ईमानदारी से कर्म करना। और जब हम कुछ बनते हैं ना,
तो उसमें तुम्हें लगता है कि यार मैंने तो नीट क्वालिफाई कर दिया, मेरे तो नीट में अच्छे मार्क्स आ गए, मुझे तो सिलेक्शन मिल गया, इसलिए मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। नहीं, आप समझने की कोशिश करो कि नीट तक 11वीं 12वीं तक पहुंचाने वाले, आपके पेट में दाना डालने वाले, आपकी फीस को भरने वाले, आपको बार बार अलर्ट रखने वाले, चाहे वो धमकाने ही क्यों ना हो, ठीक है, वो हमेशा आपके माता पिता ही होते हैं, हमेशा आपके माता पिता ही होते हैं। हो सकता है कि किसी लोगों के नहीं भी होते, उनके कुछ और गार्जियंस होते हैं, पर वो पढ़ने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई है तो वो आपके माता पिता हैं। और अगर हम पढ़ाई करना कुछ इस तरीके से सोच लें, कभी इस डायरेक्शन में सोचे कि यार मम्मी ने कितना काम किया होगा यार, मम्मी पापा के साथ लगातार, मतलब अभी जो आपकी एज है उस हिसाब से मान लेता हूं कि अगर आप 12वीं क्लास में हो तो तुम्हारी एज 15 से 16 साल होगी या 17 से 18 साल होगी, यानी तुम्हारी मम्मी लगभग 20, 21, 22 साल से तुम्हारे घर पर है। और मैं अधिकांश की बात कर रहा हूं, हो सकता है सबकी मम्मी इंडिपेंडेंट भी होती है, वो बात नहीं है। अधिकांश घर में ये होता है कि मम्मी आपको पालती हैं, घर को संभालती हैं, इतना कुछ करती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उनका सेक्रीफाइस देखकर देखो, तुम्हें अगर कोई काम करने के लिए कह देना कि भाई ये काम करना है, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे उसके, तुम्हें उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, तुम 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, लेकिन भाई सालों साल, 20-20 साल, 21-21 साल नहीं कर सकते। बट वो औरत जो है 21 साल, 22 साल, 23 साल बिना कुछ रिटर्न में मांगे हुए अपना कर्म करती जा रही है, कहती जा रही है भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और जिस दिन तुम्हारे माइंड में चीज आ गई कि अब मुझे जीना है उनके लिए जो मुझे आगे कुछ बढ़ाना चाहते हैं, मतलब एक फील प्राउड फील करना है, मैं कितना बनूं बड़ा मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये प्राउड फील कराना है कि मम्मी जिसको भी आपने पैदा किया है ना, तो आपको ये फील होना चाहिए कि आपसे अच्छे माता पिता इस दुनिया में कोई नहीं हो सकते। मतलब ये माता पिता को फील करवाना है कि उनको ये फील हो कि आपसे अच्छे माता पिता कोई नहीं हो सकते, जो आपने हमें इतना संभाला, जो आपने हमें इतना मोटिवेट करके रखा, जो आपने जीवन भर पापा की या घर की इतनी सेवा की और बदले में कुछ इतना मांगा भी नहीं। तो ये बहुत बड़े टर्म है, इसको समझ के अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी। किसी के लिए करना, अपने लिए तो बहुत लोग करते हैं, जब आप दूसरों के लिए करके डॉक्टर बनोगे, कुछ बनोगे, या उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू देखोगे कि उनको प्राउड फील कराओगे, तब देखो भाई साहब, तब है लाइफ में कुछ किक मिलती है कि चलो भाई अब हम डॉक्टर इसलिए बनने क्योंकि हमारी माँ का सपना है, हम डॉक्टर इसलिए बनने क्योंकि हमारे पिताजी का सपना है, बाकी मेरा शौक है। तो भाई शौक अपने तो बहुत सारे होते हैं, कहां ही पूरे होते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब विलियमसन सिंथेसिस की ये रिएक्शन हो गई। अब मेरी बात ध्यान रखना, ये रिएक्शन मैं पहले भी करवा चुका हूं, दोबारा करवा रहा हूं। इस बार मेरे पास CH3O माइनस Na पॉजिटिव CH3Cl ये है। अगली बार मेरे पास CH3 CH2O माइनस Na पॉजिटिव CH3Cl ये है। अब मेरे पास CH3 CH3 O माइनस Na पॉजिटिव प्लस CH3Cl ये है। CH3 ठीक है, ये है। अब देखो भाई, ये आपके पास 4 रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनाओ, और इसका रेट अगर R1 है, इसका रेट R2 है, इसका रेट R3 है, इसका रेट R4 है, तो इनका ऑर्डर बताओ। आपको पता है एल्काइल हैलाइड सेम है, और SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पर डिपेंड करता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। और हमें पता है कि कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल वही होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, और जब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, ज्यादा। यस, तो यहां पर हम देखते हैं प्लस आई। और अगर एल्काइल हैलाइड डिफरेंट होता, अगर एल्काइल हैलाइड डिफरेंट होता तो हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां पर पहला प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये CH3O CH3, जहां पर CH3 CH2O CH3
यहां पर CH3, CH3, OCH3, और यहां पर CH3, CH3 और भाई OCH3, और रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा R4 सबसे ज्यादा, फिर R3, फिर R2, फिर R1, ठीक है, फिर R1। आगे लिखेंगे भाई ये बात, विलियमसन सिंथेसिस, Williamson synthesis is suitable method for the preparation of symmetrical और unsymmetrical ईथर्स। मतलब दोनों टाइप के बन सकते हैं भाई, इससे दोनों टाइप के ईथर इससे बन सकते हैं भाई। लिख दिया भाई? कहां गलत हो गया? नहीं नहीं, सही है बेटा, सही है। समझो मेरी बात को, हमारे पास एल्काइल हैलाइड तो मिथाइल हैलाइड है ना, मिथाइल हैलाइड है। समझने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो, दोनों में अंतर है। इसमें देखो, इसमें क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर ये अटैक नहीं कर सकता, लेकिन ये जो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये तो 1 डिग्री या मतलब मिथाइल हैलाइड हो गया ना, ये तो अटैक कर सकता है। यहां पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, यही तो दिमाग लगाना है। अरे लास्ट वाला 3 डिग्री नहीं है जी भाई, ओ प्रभु, मेरे को जहर पीना पड़ेगा भाई, खत्म हो गया जहर। हाँ, अब मैं तुमको झेल सकता हूं, ठीक है, अब बिल्कुल झेल सकता हूं। ए भाई, इधर तुमको 3 डिग्री कैसे दिखता जी? ये 3 डिग्री नहीं, हाँ वही हम बोले 3 डिग्री नहीं। रिएक्शन, ठीक है, हम कहा बोला तुमसे, देखिए क्या बनेगा तुम्हें बताना है। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है ये बताना है। नहीं अच्छा, बैक करना है क्या? बैक कर लो, बैक कर लो, बैक कर लो, बिल्कुल। एक दो बच्चा कह रहा है सर अभी नोट करने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके डन। आगे देखिए, ये बेस है, ये एसिड है, फिनोल को हम एसिड मानते हैं, इसको बेस मानते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और सर ये भी तो हमको कुछ ऐसा ही लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल टुडुक अटैक करेगा,
टुड़ुक क्लोरीन निकल जाएगा। तो विलियमसन सिंथेसिस से आप फिनोल को भी ईथर में कन्वर्ट कर सकते हो भाइयों। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय दिस मेथड फिनोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईथर। ठीक है, अब आगे लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी रिएक्ट। बस यही है प्रिपरेशन भैया, एक दो और है पर वो साइक्लिक ईथर की है, टेंशन नहीं लीजिएगा, वो भी करवा देंगे बाद में। इधर देखिए, अब फिजिकल प्रॉपर्टी करवाऊंगा कल। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, बेटा सुनना मेरी बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और हो सकता है टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एक तो ध्यान रखना है, पता नहीं कोई बच्चा कह रहा था मैंने लिखवाया नहीं तो लिखवाया होगा पक्का। आपको याद होगा मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये डाउट्स भी था किसी बच्चे का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, और मैंने ऐसे लिखवाया था कि I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर Br माइनस, और फिर Cl माइनस, और फिर होता है बेटा हमारे पास F माइनस। और आपको याद भी होगा कि जिसका साइज बड़ा होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। ध्यान रखना है, ये आपके पास होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, याद कर लेना बेटा इसको, प्रोटिक सॉल्वेंट में, यानी SN1 रिएक्शन में। और अगर हमारे पास यही उल्टा हो जाएगा, हमारे पास कब यही उल्टा हो जाएगा, कब? जब हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, और यानी SN2 रिएक्शन होगी। इसको नोट करिएगा बेटा, एप्रोटिक में उल्टा होगा। और भाई एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हो सकता है टेस्ट पेपर में, जो अपकमिंग टेस्ट आएगा उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए। ठीक है, लेकिन वो जो पार्ट है ना ऑक्सीडेशन वाला, वो रिएक्शन वैसे एल्डिहाइड कीटोन की है, तो मैंने वो हटवाया नहीं है। मैंने सोचा कि चलो बता ही देता हूं आप लोगों को। इसको नोट कर लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट था। किसी बच्चे का डाउट था, उसने मुझे भेजा था, फिर मुझे लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। ठीक है, पोलर एप्रोटिक वाले उसमें, तो फिर मैंने इसको लिखवा दिया वापस से, ताकि आपकी गलती ना हो। ठीक है, ये ऑर्डर रखना है याद। जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक तो आएगा। ठीक है, एल्कोहल आएगा, फिनोल आएगा। देखिए सुनिए भैया जी, इधर देखिए, देखो देखो, अगर मेरे पास इस तरह का, के एल्कोहल है, ध्यान रखना भाई, एल्कोहल है ऐसा, या मेरे पास ऐसा एल्कोहल है, तो आप ध्यान रखना एक छोटी सी बात, यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा MnO2। ये रिएक्शन अभी आगे आएगी, पर हो सकता है कि टेस्ट में इस प्रकार की रिएक्शन दे रखी हो। ठीक है, तो ये टॉपिक लिख लेना भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं सोचा टेस्ट लीक कर रहा हूं, बस ये रिएक्शन है जो मुझे एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ानी थी, लेकिन जब टेस्ट में क्वेश्चन दे दिया तो मैं फिर भी हिंट दे देता हूं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे ना, आपके पास दो एल्कोहल होंगे और किसी एक का करना है, तो आप ना क्या करोगे, पहले इसका जब हम 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है बताइए? 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में। ठीक है, और ध्यान रखना है, सुनो मेरी बात, इन दोनों में से कोई एक होगा,
और वो होगा जो कॉन्जुगेटेड कीटोन बनाएगा। कॉन्जुगेटेड कीटोन का मतलब क्या है? अगर मान लो मैंने इसको कर दिया तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? ये और ये हो जाएगा, इसमें OH रहा ऐसे। या फिर मेरे पास मैंने एक का करना है तो ये मैंने सेम रख दिया, ये ऐसे बना दिया कीटोन। तो इन दोनों कीटोन में से डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, ये तो नहीं आया। तो जो कॉन्जुगेटेड कीटोन है वो कौन सा है? ये है कॉन्जुगेटेड कीटोन। सिर्फ इसी का ऑक्सीडेशन करना है, यानी उस वाले OH का आपको ऑक्सीडेशन करना है जो कॉन्जुगेशन में कीटोन बनाएगा, इस वाले का नहीं। ठीक है, तो ये पार्ट में आपको एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया टेस्ट में तो ऐसे समझना है। सेम टू सेम देखो, यहां पर अगर आप दो OH है, एक का हमें ऑक्सीडेशन करना है तो जो कॉन्जुगेटेड कीटोन बनाएगा उसका होगा, यानी जो डबल बॉन्ड को मेंटेन करके डबल बॉन्ड, इसके कॉन्जुगेशन में ये कीटोन और OH रहेगा, ये सेम टू सेम। ठीक है, बस दूसरे वाला अगर बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा। यस, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन टेस्ट में, अगर जब भी आएंगे, अगला टेस्ट होगा। तो भाई ईथर की जो प्रिपरेशन है वो खत्म। कल की क्लास में पहली 5 मिनट में ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और 1.5 घंटे, क्या बोलते हैं उसको, अगला जो 1.5 घंटा बचेगा उसमें ईथर की रिएक्शन खत्म हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, मजे लेते रहिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल। ठीक है, सब